Good morning students, this is the third part of planning and development. In last two videos we have discussed about the planned model of economic development which is adopted by India, and we have discussed about three, like first, second and third 5-year plan of India and how can we differentiate all these plans. Students, there are some consequences of India's planned model of economic development. Before I start this topic, I want to explain you something else also. As I told you earlier that there will be a picture based question in your quarterly, half yearly pre-board and in annual exam also. The weightage of this picture based question may be 5%. So students, as you can see here, he is नेहरू, और यहाँ पे आपको जो लोग दिख रहे हैं ये पब्लिक सेक्टर मीन्स रोल ऑफ गवर्नमेंट को इंक्रीज करने की बात करते हैं, जबकि ये प्राइवेट सेक्टर आपको दिख रहा है ये गवर्नमेंट के रोल को मिटिगेट करना या फिर और एक्सट्रीमली अपन जाए एक स्टेप फॉरवर्ड करें तो ये गवर्नमेंट के रोल को कंप्लीटली अबॉलिश करना चाहता है, एंड करना चाहता है। और इस पिक्चर में दिख रहा है कि नेहरू कैसे दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे जो थ्रेड दिख रहा है ये इतना माइन्यूट थ्रेड है कि इस बैलेंस को मेंटेन कर पाना इतना इजी नहीं है, और इसी जो बैलेंस मेंटेनिंग जो है ये बता रही है कि कैसे हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 5-year प्लान में पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बीच में कैसे हम लोगों ने इन द सेंस हमारी गवर्नमेंट ने एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने की बात कही। बॉम्बे प्लान जो 1944 में आया था, उन इंडस्ट्रियलिस्ट ने डिमांड की थी कि गवर्नमेंट का रोल मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन नेहरू को ये बात भी मालूम थी कि अगर सारा काम गवर्नमेंट करेगी तो प्राइवेट सेक्टर डिमोटिवेट होगा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। और इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट के बीच का जो डिबेट है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो नेहरू को मालूम था कि प्राइवेट सेक्टर को डिमोटिवेट करना हमारी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो सकता है और ये लोगों की इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी रून करने की कोशिश करता है। दैट इज वाई नेहरू ने पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों को साथ लेकर ही हमारे इकोनॉमिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, हमारे प्लान मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया। इवन दो कभी एलिगेशन लगा कि आप प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, कभी ये एलिगेशन लगाया किसी ने कि आप पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ दोनों के बीच में बैलेंस एस्टैब्लिश करना आपको ये माइन्यूट थ्रेड यहाँ पे दिख रहा है, इससे मालूम पड़ेगा कि कितना ज़्यादा मुश्किल है। सो स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स क्या क्या रहे? सबसे बड़ा रिजल्ट था हमारा प्लान्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। आप याद करो फर्स्ट 5-year प्लान में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा स्टार्ट किया गया था? भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसने कि हमारी कंट्री के लिए इरिगेशन के लिए, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के अलावा उन्होंने वाटर की अवेलेबिलिटी को अश्योरेंस प्रोवाइड की। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे स्टार्ट किए गए जिन्होंने डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा एक बूम प्रोवाइड किया, बूस्ट दिया, बूस्ट अपन कह सकते हैं किया हमारे डेवलपमेंट को। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, अ बेस वॉज फाउंडेड इन आर 5-year प्लान्स। बेस फाउंड हुआ। बेस में क्या क्या फाउंड हुआ? सबसे पहला आपका इलेक्ट्रिसिटी, अनदर इज इरिगेशन फैसिलिटी, अनदर इज वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए, इसके अलावा स्टील, ऑयल और ऐसी अदर रिफाइनरीज भी एस्टैब्लिश हुई ड्यूरिंग दिस प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स, द सेकेंड पॉइंट इज लैंड रिफॉर्म्स। Wait a minute, yes, we can continue here. Yes, land reforms. लास्ट ईयर हम लोगों ने 11th क्लास में भी लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, 1947 याद करो, वहाँ की दैट टाइम
हमारी इकोनॉमिक स्टेटस कैसी थी? Our India was divided into three parts. First is rich or the erstwhile prince, middle and poor. और आप एक ये देखेंगे, एक इसको अगर अपन पिरामिड में कन्वर्ट करके देखें तो इसका पिरामिड बनेगा ऐसा। जो रिच थे वो बहुत कम थे, मिडिल उनका नंबर ठीक ठाक था, और मेजॉरिटी जो थी वो सबसे ज़्यादा थी पुअर क्लास की। और इसी पुअर्टी को मिटिगेट करना था, क्योंकि आपको मालूम है हमारे इंडिया में राजे रजवाड़े महाराजा हुआ करते थे और उनके पास इतनी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। इसके अलावा इंडिया में फ्यूडल सिस्टम भी, फ्यूडलिज्म भी अपने पीक पर था ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स एरा एज वेल। तो इस वजह से इंडिया में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज थी वो बहुत ज़्यादा थी। और क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल नंबर 14 to 18 इक्वालिटी की बात करता है, तो ये इक्वालिटी तो प्रॉपर्टी की इक्वालिटी भी होनी चाहिए। इसलिए क्या हुआ, जैसे ही हमारी न्यू गवर्नमेंट, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट भी इंट्रोड्यूस हो गया इन 1951। ये फर्स्ट अमेंडमेंट जो है उसने दो काम किए। इसने दो काम ये किए, सबसे पहले तो उसने सीजिंग ऑफ लैंड कर दी। फर्स्ट पॉइंट इज सीजिंग ऑफ लैंड एंड अनदर पॉइंट इज लैंड रिफॉर्म्स। अब सीजिंग ऑफ लैंड और लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है, इसको अपन देखें। फर्स्ट पॉइंट इज सीजिंग ऑफ लैंड। सीजिंग ऑफ लैंड का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी के ऊपर एक अपर कैप लगा देना कि इससे ज़्यादा अगर लैंड किसी के पास है तो वो सरप्लस लैंड कहलाएगी, और वो सरप्लस लैंड उनकी गवर्नमेंट अक्वायर करेगी। गवर्नमेंट विल अक्वायर द सरप्लस लैंड ऑफ ऑल दोज पर्सन्स who are crossing the seizing or upper cap to hold property or to own property. Just an example, seizing of land को अपन hypothetically एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि मान लो 100 यूनिट्स ऑफ लैंड किसी को रखने की परमिशन थी। ये सीजिंग है कि इससे ज़्यादा आप लैंड नहीं रख सकते, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ तो राजा महाराजा बहुत रहते थे, तो अगर उनके पास 115 इतनी यूनिट ऑफ लैंड है तो कितनी सरप्लस हुई, 100 रखने की परमिशन तो है लेकिन आपके पास 115 है, तो इसमें से बचे कितने, ऊपर के 15। तो ये 15 जो है वो गवर्नमेंट अक्वायर कर लेगी। और गवर्नमेंट अब इसका करेगी क्या, तो गवर्नमेंट इसका क्या करेगी, उसको कहा गया लैंड रिफॉर्म। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसके 2 और 3 यूजेस आइडेंटिफाई कर सकती हैं। पहला, गवर्नमेंट वो जो लैंडलेस फार्मर्स हैं जो कि फोर्स्ड लेबर करते थे, जिनसे कि हम लोगों ने ये 15 यूनिट्स ऑफ लैंड ली हैं, उन लैंडलेस फार्मर्स को आप 15 यूनिट ऑफ लैंड दे दें, पहली बात। दूसरा है कि गवर्नमेंट उस पर कोई किसी भी तरह का कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला ले, मान लो उस पर कोई हॉस्पिटल बनवा लिया, स्कूल बनवा लिया, PHC CHC कुछ भी, एक पार्क बनवा दिया, कुछ भी बनवा दिया। फाइनली गवर्नमेंट उसको अपने लिए रख सकती है फॉर फर्दर यूज। गवर्नमेंट विल बी ट्रस्टी ऑफ दिस लैंड, दिस अक्वायर्ड लैंड। तो ये था लैंड रिफॉर्म। आगे बढ़ते हैं। लैंड रिफॉर्म में सिर्फ इतनी बात नहीं है कि आप प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रॉबिन हुड के जैसे एक से लो, जो पैसे वाला है, जो रिच है, रिच से लेके आप जो पुअर है उसको ट्रांसफर कर दो। लैंड रिफॉर्म इससे ज़्यादा भी कुछ और है। ठीक है, एक चीज़ ये तो होगी, रिच टू पुअर ट्रांसफर होगा, या तो पुअर होगा या तो फिर गवर्नमेंट अक्वायर करेगी और गवर्नमेंट एज अ ट्रस्टी ट्रीट करेगी, या फिर गवर्नमेंट उस पर कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाएगी, गार्डन बनवा लिया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कोई हॉस्पिटल बनवा दे, या फिर कोई और
उस पर वो वर्क करवा सकती है, कंस्ट्रक्शन करवा सकती है फॉर द पब्लिक वेलफेयर। इसके अलावा एज यू नो कि पहले हमारे यहाँ बहुत सारे सिस्टम्स चलते थे, जस्ट लाइक ज़मींदारी सिस्टम चलता था हमारे यहाँ पे, और दूसरे भी जो रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम थे जो कि फ्यूडलिज्म को इंडिकेट करते थे। तो फ्यूडलिज्म को इंडिकेट करने वाले जो भी फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन करने वाली रेवेन्यू कलेक्शन की जो भी ट्रेडिशंस थे, जो भी स्कीम्स थी, सिस्टम्स थे, गवर्नमेंट ने उन सारे के सारे एक्सप्लॉइटेशन करने वाले रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को एंड कर दिया, उन सबको नलीफाइड डिक्लेयर कर दिया। जैसे पहले एक ऐसी भी सिस्टम चलता था रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम कि आपको इतना तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे वो आपका प्रोडक्शन हो या नहीं हो, लेकिन आपको सर्टेन परसेंट ऑफ योर प्रोडक्शन आपको एज टैक्स मतलब रेवेन्यू पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म किए थे तो गवर्नमेंट ने वो सारी की सारी सिस्टम्स रेवेन्यू कलेक्शन के और टैक्स कलेक्शन के सिस्टम भी एंड कर दिए जो कि फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन करते थे, वो सारे के सारे खत्म कर दिए। बट स्टूडेंट्स, देयर आर सम शॉर्टकमिंग्स। फर्स्ट शॉर्टकमिंग ऑफ दिस लैंड रिफॉर्म इज कि लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस तो कर दिए, अब उसमें क्या था, सीजिंग ऑफ लैंड, कि जितनी भी आपकी सरप्लस लैंड होगी 100 रखने की आपको परमिशन है, आपके पास 115 है तो आपका सरप्लस जो 15 होगा वो गवर्नमेंट अक्वायर करेगी। लेकिन लोगों ने किया क्या, लोगों ने इनके पास जो 115 थे वो एक ने खुद के पास कुछ रखा, कुछ अपने रिलेटिव्स को दे दिया, और कुछ उन्होंने किसी दूसरे पर्पस से उन्होंने खुद ही वहाँ पे कुछ गार्डन वगैरह बनवा ली जिससे कि उनका नाम हो। देखो रीजंस बहुत सारे थे, लेकिन हाँ लोगों ने इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल दिया सीजिंग ऑफ लैंड का, कि आपके पास जो सरप्लस लैंड थी लोगों के पास, जो राजा महाराजा लोगों के पास जो सरप्लस लैंड थी वो उन्होंने अपने रिलेटिव्स को ट्रांसफ़र कर दी, जिससे कि अब उनके पास सरप्लस लैंड नहीं रहा। जस्ट एन एग्जांपल, रजनी के पास अगर 115 यूनिट ऑफ लैंड थी तो रजनी ने, क्योंकि सर लैंड सीजिंग अपर कितनी सबसे ज़्यादा कितनी रख सकते हो 100, तो रजनी ने 100 अपने पास रखी और 15 अपने किसी रिलेटिव को ट्रांसफ़र कर दी। तो रिलेटिव को यहाँ से जो रेवेन्यू मिलेगा वो भी टाइम टू टाइम वो रजनी को देता रहेगा। मैं आपको यूं ही नहीं कह रही हूँ, ये विथ प्रूफ ये चीज़ें हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं कि कैसे ये काम चलते थे प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एज वेल। वापस मैं आपको बता रही हूँ, 3rd पार्ट ऑफ हिस्ट्री 1st चैप्टर आप पढ़ के देखें, वहाँ बर्धवान वेस्ट बंगाल का एक एरिया है, बर्धवान का एग्जाम्पल, इवन हेडिंग है स्टोरी ऑफ बर्धवान। आप वो स्टोरी ऑफ बर्धवान 3rd पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड 1st चैप्टर वो आप ज़रूर पढ़ के देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे बर्धवान की स्टोरी वेस्ट बंगाल की थी, जिसमें कि इस तरह के कुछ काम होते थे। इवन दो उनका रीज़न सीजिंग ऑफ लैंड नहीं था, लेकिन हाँ जो राजा महाराजा थे, जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, वो कैसे अपनी प्रॉपर्टी को नीलाम होने से, ऑक्शन होने से बचाने के लिए अपने रिलेटिव्स को ट्रांसफ़र कर देते थे। और ये बात स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये है कि कईयों की प्रॉपर्टी तो ठीक है ट्रांसफ़र हो गई वन टू अनदर, लेकिन जो हेजेमनी थी सोशल सिस्टम की, वो हेजेमनी ख़त्म नहीं हो पाई। राजा महाराजा अब भी अपने आप को उसी स्टेटस पे मेंटेन किए हुए थे, और जो पुअर और जो शुद्रा कम्युनिटी थी उसको उतना रेस्पेक्ट प्रॉपर्टी गेन करने के बाद भी, क्योंकि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने हैंड ओवर की थी लैंडलेस पर्सन को, तो जो लैंडलेस पर्सन को प्रॉपर्टी तो मिल गई, लेकिन वो सोसाइटी में वो स्टेटस, वो रिस्पेक्ट, वो प्रेस्टीज गेन नहीं कर पाए। और स्टूडेंट्स, हमारे प्लान्ड मॉडल का फेलियर, उसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। हम जिस प्लान्ड मॉडल की बात कर रहे थे, जिसके बेस पे हम लोगों ने इंडिया का बेस, इंडिया की जो रूट्स हैं उसको मजबूत करने की बात कही थी, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए हमने जिस प्लान्ड मॉडल को बनाया था
वही प्लांट मॉडल फेल कैसे हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। ट्राइंग मंथ्स अहेड डिस्पाइट रेन मिनिस्टर। इसके बाद ओपोजिशन वांट नॉट टू एक्सप्लॉइट सिचुएशन। यहाँ पे देखेंगे ऑस्ट्रेलियन साउंडेड ऑन वीट, जॉनसन ऑर्डर्ड फ्रीज। यहाँ पे देखेंगे जेपी कॉल्स फॉर रिलीफ वर्कर फूड। 13 डाई ऑफ हंगर इन बिहार। लोग भूख से मर रहे हैं यहाँ पर आप देखिए। तो ये था एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो कि इंडिया को फेस करने को मिला था इन 1960s डेकेड। और इस डेकेड में इंडिया को ये क्राइसिस इतना ज़्यादा फेस करने को मिला कि इंडिया के प्लान्ड इकोनॉमिक मॉडल, इंडिया की इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेज करने लगा और लोगों ने इंडिया के इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया। स्टूडेंट्स, बिफोर वी काउंट दैट व्हाई दिस फूड क्राइसिस टुक प्लेस, हम लोग देख लेते हैं कि आखिर फूड क्राइसिस में हुआ क्या था। ये पैराग्राफ मैं इसको जूम कर रही हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो उसका बेसिक, जो इसका क्रक्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये फूड क्राइसिस क्रिएट हुआ था 1965 टू 67 में। और उसके बाद अगर अपन देखें तो फूड की शॉर्टेज क्रिएट हो गई और मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट में या फिर 1 और 2 स्टेट में ऐसा हुआ था, मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री में ये अपनी कह सकते हैं ये शॉर्टेज क्रिएट हुई थी। हुई क्यों थी इसके बारे में रीजंस अपन बाद में काउंट करेंगे, लेकिन हाँ इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा। तो दैट इज जो कैलोरीज थी लोग कंज्यूम करते थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। 2200 कैलोरी जो पर्सन कंज्यूम करता था वो 1200 पे आ गई। 1000 कैलोरी का कंजप्शन पर डे पर पर्सन डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसके बाद देखें बिहार में स्पेशली इन्होंने लिख रखा है यहाँ पे, बिहार इन 1967 the death rate was 34% higher than the number death। ये जो रेस्ट ऑफ कंट्री में जो डेथ्स हो रही थी उनकी अगर कंपैरिजन में देखें तो बिहार में 34% डेथ रेट ज़्यादा थी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो थे उनसे कंपेयर किया है यहाँ पे, बिहार की डेथ रेट को बिहार में 34% थी जबकि नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन हाँ हम लोग देखें पंजाब के ऊपर इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पंजाब में तो प्रॉस्पेरिटी थी और वो अच्छी से चल रही थी। पंजाब की गवर्नमेंट को कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आई क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑफ व्हीट एंड अदर फूड ग्रेन्स, इसलिए पंजाब को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और इसका हमारी फॉरेन पॉलिसी पर इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमको यूएसए अमेरिका से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़े। पहली बात इंपोर्ट किया हमने फूड ग्रेन्स को। एंड अनदर पॉइंट वाज कि जब आप इंपोर्ट करते हो कुछ तो आपको पे करना पड़ता है, और पे किस में किया था हम लोगों ने, डॉलर में। अब डॉलर में जब पे किया है तो हमारी फॉरेक्स FOREX फॉरेन एक्सचेंज, मतलब किसी दूसरे कंट्री की जो करेंसी अपन अपने यहाँ रखते हैं, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो कम हो गया था। और यहाँ पे बिल्कुल मालूम पड़ गया था कि हम लोग फूड ग्रेन्स के मामले में, प्रोडक्टिविटी के मामले में हम आज भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं। अब ये क्यों क्रिएट हो गया ये फूड क्राइसिस, उसके रीजंस देखें। सो स्टूडेंट्स, देयर वर 2 रीजंस बिहाइंड दिस food crisis. One reason was the governmental policies and another was natural reasons. गवर्नमेंटल पॉलिसी पर चलते फिर नेचुरल रीजंस पर हम लोग आएंगे। गवर्नमेंटल पॉलिसी को समझने के पहले आपको याद करना पड़ेगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान को। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने किस पर ध्यान दिया था, एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर में भी किस पर ध्यान दिया था, एग्रीकल्चर में भी जो लेस फर्टाइल लैंड है उस पर ध्यान दिया था। अब लेस फर्टाइल लैंड पर ध्यान देने का रीज़न ये था, गवर्नमेंट को लगा कि इसकी फर्टिलिटी रेट कम है। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंड, एक तो लेस फर्टाइल और एक मोर फर्टाइल।
अब गवर्नमेंट को ये लगा था कि मोर फर्टाइल लैंड जो है उसका प्रोडक्शन तो वैसे ही हाई जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान देने की रिक्वायरमेंट किस पर है? ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है लेस फर्टाइल पर। इसलिए गवर्नमेंट ने अपने जो रिसोर्सेज थे वो लेस फर्टाइल लैंड पे इन्वेस्ट कर दिए, वहाँ अपने रिसोर्सेज पुट किए। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये जो मोर फर्टाइल लैंड ओनर्स थे, जो ये फार्मर्स थे, ये पहली बात गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से डीमोटिवेट हुए। अब डीमोटिवेट हुए तो इन्होंने अपना प्रोडक्शन डिक्रीज किया, क्योंकि इनके सामने कोई मोटिवेशन नहीं था ना। वैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको मोटिवेशन देती है कि ठीक है हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, हम फर्टिलाइज़र आपको फ्री में देंगे, हम आपको एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करेंगे, मशीनरी प्रोवाइड करेंगे, वेरियस अदर स्कीम्स चला के गवर्नमेंट जब किसी फार्मर को प्रमोट करने का, मोटिवेट करने का काम करती है तो वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। लेकिन ये फार्मर्स जिनको जो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते थे, इनको किसी तरह का मोटिवेशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो इन केस ऑफ लेस मोटिवेशन और लीस्ट मोटिवेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, ये जो फार्मर्स थे इन्होंने अपना प्रोडक्शन माइनस किया, डिक्रीज किया, इनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं आ पाया, पहली सिचुएशन। तो यहाँ से तो वैसे ही आपके पास क्या आ रहा है, प्रोडक्शन लेस, कमी आ रही है। दूसरा, जो ये वाला जो था लेस फर्टाइल लैंड, जिस पर गवर्नमेंट फर्टिलाइज़र भी फ्री में दे रही है या फिर सब्सिडी पर दे रही है, एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड कर रही है, अदर स्कीम्स चला के यहाँ पे प्रमोट कर रही है एग्रीकल्चरल वर्क को, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये लैंड क्योंकि लेस फर्टाइल थी, इस वजह से गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स पुट किए थे वो भी रिजल्ट नहीं दे पाए और यहाँ का प्रोडक्शन भी रहा लेस। अब देखो, मोर फर्टाइल लैंड, प्रोडक्शन लेस, लीस्ट फर्टाइल लैंड, प्रोडक्शन लेस। अब इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन लेस। अब ये टोटल प्रोडक्शन ही क्योंकि कम हुआ तो फूड क्राइसिस तो क्रिएट होना ही था। गवर्नमेंट को करना ये था कि उसको दोनों के बीच में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करके चलना था कि हम लोग जो लेस फर्टाइल एरियाज़ हैं इनको तो प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे ही, लेकिन हाँ जहाँ से ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड जो है उसको भी प्रमोट करना है और उनको भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है जिससे कि वो डीमोटिवेट नहीं हों और उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो सके। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और इसका रिजल्ट आया लेस प्रोडक्टिविटी। पहली बात ये तो रही फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, द रीज़न बिहाइंड फूड क्राइसिस। द नेक्स्ट रीज़न वाज नेचुरल। अब नेचुरल रीज़न जो है उस पर देखें तो 1962 से लेकर 66, आप पढ़ें एक बार उसकी हिस्ट्री जाके देखें, नेचुरल हिस्ट्री, जोग्राफिकल हिस्ट्री जिसकी अपन बात करते हैं, क्लाइमेट कैसा था इस टाइम का, आप नोटिस करेंगे इस पीरियड में 62 to 66 3 टाइम्स हमारे यहाँ पर फेमाइन आया। ठीक है, 3 टाइम्स हमारे यहाँ फेमाइन आया और ये क्योंकि फेमाइन क्रिएट हुआ इस वजह से एक बार अगर कोई फेमाइन क्रिएट होता है तो फार्मर उसको बियर कर लेता है। सेकेंड टाइम फेमाइन क्रिएट हो रहा है तो फार्मर उसको थोड़ा सी उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होती है और ये तो कंटिन्यूस 3 टाइम्स फेमाइन जब आया तो फार्मर्स की इकोनॉमिक सिचुएशन तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। अब उसके पास एक तो इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं है उसकी कि वो कुछ दूसरा काम कर सके, तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो कि ऐसे क्लाइमेट के अंडर कुछ प्रोड्यूस कर सके ऐसी उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं थी, पहली बात। और दूसरी बात क्योंकि नेचर जो था, क्योंकि इंडिया में तो माना ही जाता है कि हमारी जो भी प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो तो मॉनसून पे डिपेंड करती हैं और मॉनसून ही जब 62 to 66 3 टाइम्स वहाँ फेमाइन आ चुका है। अब 3 टाइम्स फेमाइन आ चुका है तो लैंड की भी कैपेसिटी नहीं थी कि वो कुछ प्रोड्यूस कर पाए, तो फार्मर हेल्पलेस है,
फेमाइन की सिचुएशन में 3 टाइम्स फेमाइन आ गया है। इसके अलावा लैंड की बात करें तो वो भी केपेबल नहीं थी कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, किसी के पास कोई चारा नहीं था उस समय कुछ करने के लिए। और दूसरी बात, आप पॉलिटिकल रीज़न देखें, मैंने कहा आपको 1962 टू 66 3 टाइम्स फेमाइन आ गया हमारी कंट्री में, पहली बात, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो थी वो बेकार थी, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ बेकार थी। और बड़ी बात यह है याद रखने की कि हमारे कंट्री के अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इस एरा में वॉर भी हुए। 1962 में हमारा वॉर हुआ चाइना के साथ, 1965 में वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ। तो हमारे कई रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट चाहती तो वो फार्मर्स के लिए फेमाइन के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको मिटिगेट करने के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स चला सकती थी, अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर सकती थी, वो रिसोर्सेज हमारे कहाँ कंज्यूम हो गए? वो रिसोर्सेज हमारे कंज्यूम हो गए इन वॉर्स को फेस करने में। 62 में चाइना के साथ वॉर हो गया, 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया। और अमेरिका की पॉलिसी आप देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ फूड क्राइसिस तो क्रिएट हुआ ही था। और आप इस पैसेज में पढ़ पाएंगे कि हम लोगों ने अमेरिका से हम लोगों ने एड प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी थी, मेनली फूड ग्रेन्स एड। देखो, एक्सेप्ट फॉरेन एड मेनली फ्रॉम द यूएस, हम लोगों ने अमेरिका मीन्स यूएसए से एड प्रोवाइड करना भी स्टार्ट कर दी थी। और अमेरिका एड के फॉर्म में हमको क्या इंपोर्ट करता था? अमेरिका इंडिया को इंपोर्ट करता था फूड ग्रेन्स, मतलब हमारे यहाँ पे रोटी खाना भी, रोटी इन द सेंस, मैं एक सकाज्म है ये और एक ईडियम है। तो हमारे यहाँ पर जो फूड ग्रेन था वो भी अमेरिका से आता था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ, 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। अब आप बताओ, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान और अमेरिका इन दोनों की तो अच्छी फ्रेंडशिप है। तो जो अमेरिका 1962 से इंडिया को फूड इंपोर्ट कर रहा था, ये अमेरिका, इसने 1965 के वॉर में इंडिया की सिचुएशन को और ज़्यादा वीक करने के लिए ये इंपोर्ट बंद कर दिया। और जब इंपोर्ट इन्होंने बंद कर दिया तो इंडिया की सिचुएशन और ज़्यादा क्रिटिकल हो गई। और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई कि हमारी कंट्री में लोगों ने क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिया कि आखिर हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है और ये 5 ईयर प्लान का रिजल्ट क्या निकला। ये 5 ईयर प्लान इंडिया को फूड ग्रेन सेक्टर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बना पाया और ये 5 ईयर प्लान फेल प्रूव हुए हैं। ऐसे लोगों ने क्वेश्चंस रेज करना स्टार्ट कर दिए, डिबेट्स होना स्टार्ट हुई। और जहाँ तक मैंने सुना है, इट इज़ रियल और नॉट मुझे नहीं मालूम, ये कही बातें हम भी सुनते आए हैं अपने बड़े बुजुर्गों से। तो हमारे नॉलेज में ये है कि जब ये फूड ग्रेन क्राइसिस क्रिएट हुआ था, आपको मालूम होगा 1964 में नेहरू की डेथ हुई थी और 1964 टू 66 है ना, 1964 टू 66 LBS, लाल बहादुर शास्त्री, LBS जो थे वो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। और जब ड्यूरिंग दिस इंडो पाकिस्तान वॉर यूएसए ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, तो इस कंडीशन में लाल बहादुर जी शास्त्री और 12 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने इंडियंस से एक रिक्वेस्ट की। जैसे आज की डेट में मोदी जी हमेशा वो स्पीच देते हुए रिक्वेस्ट करते ना, थाली बजाओ, ताली बजाओ और दीपक जलाओ। इस तरह के ही हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जो थे, उन्होंने पब्लिकली लोगों से अपील की, इंडियंस से अपील की, एक रिक्वेस्ट की कि इंडियंस जो हैं वो ट्यूसडे
1 टाइम जो है वो फास्ट रखेंगे, वो एक टाइम का खाना ट्यूसडे नहीं खाएंगे। मेरे ना देखो ये कहीं प्रूव्ड नहीं है कि लाल बहादुर जी शास्त्री ने ऐसा कहा था, नहीं कहा था, और मेरे नॉलेज में ऐसा कोई सोर्स नहीं है, लेकिन हाँ सुनी है जहाँ तक बातें वहाँ तक मैं आपको बता रही हूँ। माना जाता है कि लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री की बात मानी और इस तरह से हम लोगों ने यूनिटी शो करते हुए इस बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड टाइम से अपने आप को बाहर निकाला। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हंगर्स जो इंडाइसेस थे उसमें तो इंडिया की रैंकिंग और ज़्यादा हाई आने लगी और बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हुए थे। आप देखेंगे कि बिहार में मोर्टेलिटी रेट जो थी वो वैसे ही इंक्रीज़ हो चुकी थी। यहाँ लिखाई हम लोगों ने 34% थी, और कंपैरिजन करके देखें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ज़्यादा थी। तो ये जो हमारे सामने एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसने हमको एक तरह से अपनी सिचुएशन बता दी कि हम आखिर स्टैंड कहाँ करते हैं। इस सिचुएशन ने, इस फूड क्राइसिस ने हमें हमारा लेवल बता दिया, और जब ये लेवल बता दिया तो फिर हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट्स स्टार्ट किए कि अब की बार हम ऐसे फूड क्राइसिस कभी फेस नहीं करें। और बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि इस फूड क्राइसिस के बाद इंडिया ने अपने एक्सपीरियंसेस से एक लेसन लिया और इंडिया ने अपने आप को फूड ग्रेन सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है। और ऐसा सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है कि आज की डेट में कोरोना पेंडेमिक जहाँ पूरे वर्ल्ड में है, सब जगह पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो चुकी हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि फूड ग्रेन क्राइसिस भी क्रिएट हो रहे हैं। इस सिचुएशन में भी हमारे पास सरप्लस फूड ग्रेन्स अवेलेबल हैं। हमारे देश में आने वाले 1 साल तक भी अगर प्रोडक्शन नहीं होता है तो किसी तरह की कोई भी फूड ग्रेन्स की कमी आने वाली नहीं है। और क्योंकि कमी आने वाली नहीं है, इस वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अफ़गानिस्तान और अफ्रीकन कंट्रीज़ को फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट किए हैं ह्यूमैनिटी शो करने के लिए। देखो स्टूडेंट, कमी फूड ग्रेन्स की रहती नहीं है। अमर्त्य सेन आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला हुआ है अमर्त्य सेन को, 1998-1999 का नोबेल मिला हुआ है। और जो आप HDI की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, HDI, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी फॉर्म करने में, उसका आइडिया देने में अमर्त्य सेन और अमर्त्य सेन के साथ ही पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, उन दोनों ने मिलकर ही ये सजेशन दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, HDI का। अमर्त्य सेन ने भी ये बात रखी है कि कमी फूड ग्रेन्स की नहीं होती हैं, एक्चुअली सिचुएशन ये होती है कि जैसे ही लोग डिमांड बढ़ती है वैसे ही इसकी ब्लैक मार्केटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और इस ब्लैक मार्केटिंग में लोग ओवर स्टोर करके रखते हैं, और इस ओवर स्टोरेज की वजह से इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, और प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से गरीब आदमी वो चीज़ खरीद नहीं पाता है। ये तो है पहला रीज़न फूड क्राइसिस का जो आज की डेट में हमको देखने को मिलते हैं। एंड अनदर इज़ लेस फैसिलिटीज़ ऑफ कोल्ड स्टोरेज। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और जब कोल्ड स्टोरेज की स्टोरेजेस की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इस कंडीशन में यहाँ के फूड ग्रेन्स पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, कोई उसका ध्यान देने वाला नहीं होता है। और ना ही हमारे जो पुअर रूरल फार्मर्स हैं उनके पास इतना मनी अवेलेबल है कि वो इन्वेस्ट करके अपने लिए पर्सनली ऐसा कुछ कोल्ड स्टोरेजेस क्रिएट करवाएं। तो हम लोगों ने एक लेसन लिया और लेसन के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने आपको पहले कहा, गवर्नमेंट ने अपनी जो भी मिस्टेक्स रही हैं उनसे लेसन लिया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो एक गवर्नमेंट ने मिस्टेक कर दी थी
कि लेस फर्टाइल लैंड पर ज़्यादा ध्यान दिया था इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब जो न्यू 5 ईयर जो गवर्नमेंट न्यू प्रैक्टिसेस कर रही थी, न्यू प्लान प्रिपेयर कर रही थी, उसमें गवर्नमेंट ने मोर फर्टाइल लैंड पर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। और मोर फर्टाइल लैंड पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया तो इनको मोटिवेशन मिला और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, पहली बात। सेकेंड पॉइंट इज़, पहला तो गवर्नमेंटल पॉलिसीज़, अनदर इज़ हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड जो सीड्स थे वो इंट्रोड्यूस किए गए। हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं उसका मतलब क्या है? देखो, एक तो होता है हाइब्रिड और दूसरा होता है क्रॉस ब्रीड। इसका मतलब क्या है ब्रीफली एक बार बता देती हूँ। इस पहले अपन हाइब्रिड पर देखते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है कि एक वीट अपन ले लेते हैं, है ना। वीट जो है उसका एक प्लांट जो है, वन प्लांट ऑफ वीट, ठीक है। अब ये प्लांट जो है, इसके जो दाने हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, क्वालिटी वाले हैं। एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड, एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, ये मैं पर्टिकुलर एक प्लांट की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर सब कुछ वेल एंड गुड है। जबकि एक दूसरा प्लांट जो है उसमें सब कुछ छोटा छोटा सी है, उसके जो दाने हैं वो भी छोटे छोटे, तो यहाँ पर सब कुछ वेल एंड गुड नहीं है। अब कई लोग होता ऐसे हैं रूरल एरिया में जो इतना ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, वो यही वाला जो प्लांट होगा उसी के ही जो उसी के ही वो सीड्स जो हैं लेकर और रीफार्मिंग करेंगे, अगेन कल्टीवेशन जब वो नेक्स्ट टाइम करेंगे तो इसी के सीड्स लेंगे। तो क्या होगा, एक तो प्रोडक्टिविटी लेस होगी और जो प्रोडक्ट होगा वो इतना ज़्यादा क्वालिटी वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने जब बीज ही आपने बुरा लिया है, बेकार लिया है, तो आपका प्रोडक्शन अच्छा कैसे होगा। इस वजह से हुआ ये, इसमें हाइब्रिड किया गया, मतलब जो अच्छी चीज़ है उसके बीज बनाए गए। ये वाला अच्छा प्लांट है ना, तो ये वाला जब अच्छा प्लांट है तो इसी के ही सीड लिए गए और इन्हीं सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा तो क्या है कि प्रोडक्ट मोर हो और वो क्वालिटी वाला हो। और जहाँ पे किसी भी तरह के इंसेक्ट्स की दिक्कत आती है वहाँ पर फर्टिलाइज़र्स डिस्ट्रीब्यूट किए। हमारा एग्रीकल्चर जो था इस टाइम पे साइंटिफिक हुआ ड्यूरिंग दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या काम किया था कि मोटिवेशन देना, जैसे हम लोगों ने फार्मर्स को स्टार्ट कर दिया, तो मोटिवेशन में हम लोगों ने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है गवर्नमेंट, देखो एक तो क्या होता है, इकोनॉमिक्स का रूल होता है, सिंपल रूल होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, द सिंपल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स इज, डिमांड एंड प्राइस की बात करते हैं, सप्लाई पर हम लोग अभी नहीं आएंगे, या फिर सप्लाई एंड प्राइस की बात कर लेते हैं, इट इज़ मच बेटर। सप्लाई एंड प्राइस, this is the curve of supply 1 2 3 4 5। ये सप्लाई, ये प्राइस पे चलते हैं। प्राइस अब थोड़ी सी उल्टी चलती है, 5 4 3 2 1। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सप्लाई और प्राइस का एक कर्व है। जब सप्लाई 1 यूनिट है, मतलब कम है, तब प्राइस हाई जा रही है। लेकिन फिनोमिना में एक चीज़ ये देखने को मिलती है, 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स, जब 1 यूनिट की सप्लाई हो रही है, कम हो रही है, तो उसकी प्राइस हाई है। लेकिन जैसे ही ज़्यादा प्रोडक्शन करना आप स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम हो जाती है। नमक क्यों सस्ता है? क्योंकि नमक का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ही इजीली अवेलेबल है।
इसीलिए सॉल्ट आपको चीप रेट पर अवेलेबल हो जाता है। गोल्ड क्यों महंगा है? क्योंकि सप्लाई उसकी लिमिटेड है, इस वजह से वो महंगा है। अब पहले क्या हो सकता था, फार्मर्स को टेंशन रहती थी कि हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज तो कर लें, लेकिन ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा सरप्लस प्रोड्यूस कर लें और मालूम पड़े कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस बहुत कम हो जाएगी। जो प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस करने पर 5 रुपीज़ मिल रहे हैं, उसी के उसके 1 रुपीज़ मिल रहे हैं। इसके लिए ये फार्मर की इनकम को अश्योर करने के लिए, सर्टेन इनकम प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की, एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इट मीन्स फार्मर को गवर्नमेंट ने कहा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको प्रोड्यूस करना है, खूब प्रोड्यूस करो आप, और आपको इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि आपकी जो प्रोडक्शन होगा उसकी रेट कहीं पर भी कम होगी। अगर आपकी कहीं नहीं बिकती है, किसी जगह वो चीज़ नहीं बिकती है जितना पैसा आपको चाहिए, तो हम आपको एक सर्टेन रेट प्रोवाइड करेंगे जो कि मोर देन योर एक्सपेंसेस होगी। आपका जितना एक्सपेंसेस है उससे बहुत ज़्यादा होगी और आपका बेनिफिट उसमें ऐड करके गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फार्मर को ये पैसा। और ये पैसा गवर्नमेंट जब कल्टीवेशन करने का टाइम आता है, बीज बोने का टाइम आता है, उससे पहले ही गवर्नमेंट ये डिक्लेरेशन कर लेती है ताकि जो फार्मर कम्युनिटी है उसको मोटिवेशन मिले और मोर एंड मोर वो प्रोड्यूस करने का काम करे। और फार्मर अश्योर रहेगा कि गवर्नमेंट पहले बता चुकी है कि हम आपको एक बैग का इतना पैसा तो देंगे, हम आपको एक यूनिट का इतना पैसा तो देंगे। जब गवर्नमेंट से एश्योरेंस मिल जाती है तो फार्मर ने मोर एंड मोर प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, और जब मोर एंड मोर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया तो हमारे कंट्री में जो फूड क्राइसिस थे वो थोड़े से कंटेन हुए। अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन माने जाते हैं? तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने वाले थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ने और क्या किया है आप लोग मुझे बताएंगे? इन्होंने और किस कमिटी को चेयर किया है या फिर और कौन सी पॉलिसी एम.एस. स्वामीनाथन ने बनाई है? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. In next video, we will conclude this chapter. Till then, keep learning. Stay at home. This is Rajni Gagwani signing off. Thank you so much.